हेलो एंड कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हो मेरा चैनल बायोलॉजी वाला। मैं आपके लिए लेकर के आया हूं ऐसी वीडियोस की सीरीज जिसमें कि आपको एनसीईआरटी बायोलॉजी को लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड पढ़ाया जा रहा है वन शॉट वीडियोस के माध्यम से। एक वीडियो एक चैप्टर एक वीडियो में कवर हो रहा है जिसमें कि मैं आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ साथ ये बता रहा हूँ कि नीट 2024 आपसे कहाँ से सवाल पूछेगा। अगर आपने अब तक इस चैनल को नहीं देखा है तो अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो ज़रूर इस वीडियो को पूरा देखना। इससे पहले वाली वीडियो जितनी भी हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक है सबका। और आज हम प्लांट फिजियोलॉजी को शुरू कर रहे हैं तो हम थोड़ा उल्टा शुरू कर रहे हैं। हमें पहले फोटोसिंथेसिस करना था पर आज हम ये पढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन की रहेगी और सारी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको प्रॉपर तरीके से मिल जाएगा। तो आज चलते करते हैं शुरू इस छोटे चैप्टर को। इसका नाम है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है ना, तो करते हैं शुरू। यहाँ हॉर्मोन्स वाले पार्ट है, कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट आएंगे यहाँ से, सीधा साधे सवाल आएंगे लगा लाइन से, तो आप कर देना, दो सवाल यहाँ से आ जाएंगे। तो करते हैं शुरू। चैप्टर नाम चैप्टर 13 दैट इज प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो यह लिखा है यू हैव ऑलरेडी studied an organization of flowering plant in chapter 5. Have you ever thought about where and how the structure like roots, stem and leaves are flower, fruit and seed arise at two in early orderly sequence? You are the by now aware of term seed, seedling, plantlet, mature plant. You have also seen that tree continue to increase in the height or girth over a period of time. However, the leaves, flower, fruit of the same tree are not have limited dimension but also appear and fall periodically and some time repeatedly. Why does vegetative phase precede flowering a plant? All plant organs are made up of a variety of tissues. Is there any relationship between the structure of the cell and a tissue, an organ, and the function they perform? Can the structure and the function of these be altered? Can के functions change कर सकते हैं? And all cells of plant are descendant of the zygote. तो ये तो सबको पता है कि जितनी भी सेल्स होती हैं प्लांट की हो चाहे किसी की भी हो, सब जो है वो जाइगोट का ही डिसेंडेंट होती है, मतलब जाइगोट से ही बनती है। द क्वेश्चन इज दैन वाई एंड हाउ द डू दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल एट्रीब्यूट? डेवलपमेंट इज अ सम टू प्रोसेस। तो ये है पहला सवाल जो नीट में आएगा यहाँ से। डेवलपमेंट दो प्रोसेस को मिलाकर कहते हैं, ग्रोथ और डिफ्रेंशिएशन। भाई ये है पहला सवाल। मेरे को लगता नहीं कि होता नहीं है बच्चों से, याद ही नहीं रहता, जब यहाँ पढ़ते ही नहीं है तो याद कैसे रहेगा। ध्यान से पढ़ना। यहाँ लिखा हुआ है आगे फिर से कि टू बिगिन विद दिस एसेंशियल एंड सफिशिएंट टू नो दैट द डेवलपमेंट ऑफ एन मैच्योर प्लांट फ्रॉम a zygote fertilized egg and follow a precise and highly ordered succession of events. During this process, a complex and body organization is formed that produce roots, leaves, branch, flower, fruit and seed and eventually they die. द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ प्लांट ग्रोथ। यहाँ से पहला सवाल, फिर से दूसरा सवाल मिलेगा आपको कि द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ प्लांट ग्रोथ इज सीड जर्मिनेशन। पहला स्टेप जो ग्रोथ का है वो क्या है? सीड जर्मिनेशन है। ये सवाल बनेगा। सीड जब आपका वाटर में जाता है, मतलब पानी सोखता है, इम्बाइबिशन होता है, तो इससे भी पहले मतलब सबसे पहली चीज़ है कि सीड जो है ना इम्बाइबिशन करता है। The seed germinate when favorable conditions of growth and exist in the environment. In absence of such favorable conditions, the seed do not germinate and goes into a period of suspended growth. यहाँ से आपको याद रखना है कि जो पीरियड ऑफ सस्पेंडेड ग्रोथ कहते हैं जिसको, वो आपका पीरियड है डोरमेंसी का। किसका? डोरमेंसी का, जिसमें कि एम्ब्रियो जो है मेटाबॉलिकली एक्टिव रहता है, बस अपना थोड़ा एक्टिविटी स्लो कर लेता है। एंड वंस फेवरेबल कंडीशन रिटर्न द सीड रिज्यूम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज एंड ग्रोथ टेक्स प्लेस। मेटाबॉलिक एक्टिविटीज डोरमेंसी में स्लो डाउन हो जाती हैं। In this chapter, you shall also study some of the factors which govern and control these developmental process. These factors are both intrinsic and extrinsic to the plant. फिर ये डायग्राम है, यहाँ पर इस डायग्राम से एक सवाल पेपर में आएगा, इसे मार्क कर लो। ये बीन जो है ना नीचे लिखा हुआ, पहले तो ये बीन मार्क कर लेना मतलब ये बीन की बात हो रही है। और आप यहाँ पे एक चीज़ लिख लेना, इसमें देखो ध्यान से देख लो। सीड जर्मिनेशन के बाद जो आपका हाइपोकोटाइल है, देखो ध्यान से देखना, ये हाइपोकोटाइल जो होता है ये इलोंगेट कर रहा है। अगर हाइपोकोटाइल इलोंगेट करता है तो जर्मिनेशन को कहते हैं इपिजियल जर्मिनेशन। और अगर मान लो ये हाइपोजियल जर्मिनेशन होता, जैसे कि नहीं है, तो उसमें इपिकोटाइल इलोंगेट करता है। ठीक है। और एक बात और ध्यान रखना, ये मतलब नीचे वाला है इपिजियल है, इसमें आप देखोगे कोटिलिडन जो है वो ज़मीन से बाहर चले गए। पर अगर ये हाइपोजियल जर्मिनेशन होता तो कोटिलिडन जो है वो ज़मीन के अंदर रहते। ये बात समझ लेना। ठीक है। सवाल आएगा यहाँ से ये कि बीन में कैसा जर्मिनेशन है, इपिजियल। फिर हेडिंग है ग्रोथ लिखा है कि द ग्रोथ इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल एंड कॉन्स्पिक्यूस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग बीइंग। What is growth? Growth can be defined as irreversible permanent increase in size of an organ, part, or even an individual cell.
Generally, growth is accompanied by metabolic process, both anabolic and catabolic, that occur at the expense of energy. तो ग्रोथ जो है दोनों तरीके से मतलब दोनों चीज़ें भाग लेती हैं उसमें। एनाबॉलिक भी होता है और कैटाबॉलिक, मतलब कुछ प्रोसेस बनने के होते हैं, कुछ टूटने के होते हैं, या सीधा सीधा मेटाबॉलिज्म होता है। दैट अगर द एक्सपेंस ऑफ एनर्जी एंड देयरफॉर फॉर एग्जांपल एक्सपेंशन ऑफ अ लीफ इज ग्रोथ। हाउ वुड यू डिस्क्राइब द स्वेलिंग ऑफ द पीस ऑफ द वुड व्हेन प्लेस्ड इन वाटर। जो पानी में रखने पर आपका स्वेलिंग हो जाती है सीड की, तो वुड की वो इसलिए होती है कि सीड वुड जो है वो इम्बाइबिशन कर लेती है वाटर का, ठीक है ना। नेक्स्ट है प्लांट ग्रोथ जनरली इज इनडिटर्मिनेट। ये स्टेटमेंट है, इसको आप पढ़ देना, शायद से स्टेटमेंट बन के पेपर में आ जाए, ध्यान से पढ़ना। फिर लिखा है प्लांट ग्रोथ इज यूनिक बिकॉज प्लांट रिटेन द कैपेसिटी फॉर अनलिमिटेड ग्रोथ थ्रू आउट देयर लाइफ। ये मार्क कर लेना। प्लांट में ओपन ग्रोथ होती है, मतलब आप ओल्डर से ओल्डर प्लांट में नई लीफ निकलते हुए देख सकती हो। This ability of the plant due to the presence of meristem and certain location in the body, the cell of such meristem have the capacity to divide. Meristematic cell divide करती हैं and self perpetuate and the product of however soon lose the capacity to divide. जो सेल नहीं बनती हैं वो डिवाइड नहीं करती हैं। एंड दिस फॉर्म ऑफ ग्रोथ वेयर इन द न्यू सेल आर ऑलवेज बीइंग एडिड। तो यार ये डेफिनेशन है ओपन ग्रोथ की, ये आएगा पेपर में कि जिस फॉर्म ऑफ ग्रोथ में लगातार नई सेल्स प्लांट में ऐड होती रहती हैं उसे ओपन ग्रोथ कहते हैं। तो भाई ध्यान रखना, प्लांट में ओपन ग्रोथ होती है। व्हाट वुड हैपन द मेरिस्टेम सीज टू डिवाइड। अगर मेरिस्टेम डिवाइड करना बंद कर देगा तो प्लांट ग्रोथ रुक जाएगी, सिंपल। इन अर्लियर क्लासेस द यू हैव स्टडीड अबाउट द रूट एपिकल मेरिस्टेम एंड द शूट एपिकल मेरिस्टेम। यू नो दैट दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्राइमरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट एंड प्रिंसिपली contribute to the elongation of the plant along their axis. You also know that the dicotyledons, plant and gymnosperms, the little meristem vascular cambium co cambium appear later in life. ये आपके कोर्स में जब कट गया तो शायद आपको ना पता हो, पर फिर भी ये लाइन देख लो, दी है यहाँ पे कि भाई तुम्हें पता है कि डाइकोट प्लांट में और जिम्नोस्पर्म में, ध्यान से दोनों याद कर लेना, इन दोनों में लेटर मेरिस्टेम कैम्बियम बनता है और कोर कैम्बियम भी बनता है। ये ध्यान रखना, मतलब ये सवाल यहाँ से बना लें कि क्या पता मतलब जिम्नोस्पर्म में सेकेंडरी ग्रोथ होती है नहीं होती है, तो गलती ना कर देना, जिम्नोस्पर्म में भी सेकेंडरी ग्रोथ होती है। एंड दीज आर द मेरिस्टेम दैट कोज द इंक्रीज इन द गर्थ ऑफ द ऑर्गन। चौड़ाई में बढ़ाती है प्लांट को। दिस इज नोन एज द सेकेंडरी ग्रोथ इन द प्लांट। ग्रोथ इज मेजरेबल। यहाँ से कुछ सवाल एक आधा बन सकता है, देखते हैं। लिखा है ग्रोथ एट द सेलुलर लेवल इज प्रिंसिपली ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ द प्रोटोप्लाज्म। तो ये पहला सवाल है यहाँ पे कि सेल के लेवल पर अगर आप ग्रोथ की बात कर रहे हो ना, तो प्रोटोप्लाज्म का बढ़ना ही सेल के लेवल पर क्या कहलाता है, ग्रोथ कहलाता है। Since increase in the protoplasm is difficult to measure indirectly and one general measures some quantity which is more or less proportional to it. Growth is therefore measured by variety of parameters, some of which are increase। यहाँ से मार्क करो ग्रोथ कैसे कैसे नाप सकते हैं। एक तो आप इंक्रीज इन फ्रेश वेट नाप लो, ड्राई वेट नाप लो, लेंथ नाप लो, एरिया नाप लो, वॉल्यूम नाप लो, सेल नंबर नाप लो। ये सारे पैरामीटर्स हैं जो कि ग्रोथ को मापने के काम आते हैं। And you may find it amazing to know that one single maize root apical meristem can give rise to more than 17,500 new cell। ये स्टेटमेंट नीट में आएगा, इसमें मार्क कर लेना कि मेज के रूट एपिकल मेरिस्टेम में 1 घंटा है ना, 1 घंटे में 17,500 नई सेल ऐड हो जाती हैं। एक क्वेश्चन तो ये है। दूसरा क्वेश्चन नीचे दिया है कि वाटरमेलन की एक सेल जो है वो 3,50,000 गुना साइज़ में इतने टाइम में बढ़ जाती है। तो ये दो बातें मार्क कर लेना, दोनों क्वेश्चन स्टेटमेंट बन के आते हैं। इन द फॉर्मल ग्रोथ इज एक्सप्रेस एज इंक्रीज इन सेल नंबर, द लेटर इज द साइज। दो दूसरे में साइज़ बड़ा है। वाइल द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब, ये मार्क करो कि ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब अगर आप देखोगे तो वो आपकी लंबाई में नापी जाती है, बिल्कुल सही बात है। एंड इंक्रीज इन सरफेस एरिया, अगर आप लीफ का साइज बढ़ता है तो आप देखोगे कि सरफेस एरिया बढ़ रहा है। मतलब हर जगह ग्रोथ का पैरामीटर अलग होता है। फिर है फेज ऑफ ग्रोथ। तो देखो भाई यहाँ लिखा है द पीरियड ऑफ द ग्रोथ। पहले इसको फोटो को देख लो यार, ऐसे यहाँ पे ये पीछे भी था। देखो यार, ये जो टिप होती है ना बाबू, ये तो मेरिस्टेमेटिक रीजन है, इसके पीछे ये इलोंगेशन का रीजन है और इसके पीछे ये है मैचुरेशन, ठीक है ना। अगर ये रूट की ग्रोथ दिखा रहे हैं तो ये ध्यान रखना, ठीक है। तो आप ये ध्यान रखना, मतलब जो टिप होती है दैट इज मेरिस्टेमेटिक, उसके पीछे इलोंगेशन वाला रीजन, पीछे मैचुरेशन वाला। तो यहाँ पर ना कुछ सेल्स की प्रॉपर्टी दी है, यहाँ से आपको याद करना है कि इलोंगेशन वाले रीजन में कैसी सेल प्रॉपर्टी है और कहाँ कैसी है, बस ऐसा सवाल करना है। The period of the growth is generally divided into 3 phases, namely meristematic, elongation and maturation. Let us understand this by looking at the root tip, ठीक है, and the constantly dividing cells both at the root apex and the shoot apex represent the meristematic phase of the growth.
द सेल इन दिस रीजन आर रिच इन प्रोटोप्लाज्म, ये है पहला सवाल। यहाँ से आपको मार्क करना है कि जो आपका मेरिस्टेमेटिक रीजन होता है उसकी सेल्स की प्रॉपर्टी कैसी होती है। पहला सवाल यहाँ मार्क करो ये कि इस रीजन में जो है सेल के अंदर प्रोटोप्लाज्म ज़्यादा होता है, ये सवाल है। यहाँ पर लार्ज इनकॉन्स्पिक्यूअस न्यूक्लियस होता है, दूसरा सवाल। एंड देयर सेल वॉल आर प्राइमरी इन नेचर, इनकी सेल वॉल प्राइमरी नेचर की होती हैं, प्राइमरी होती हैं और थिन होती हैं, ये प्रॉपर्टी है। एंड सेल्यूलोजिक होती हैं, ये वाली प्रॉपर्टी है। और जिसमें अबंडेंट प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शंस होते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा प्लाज्मोडेस्मेटा पाए जाते हैं, ये ध्यान रखना। एंड द सेल प्रोक्सिमल जस्ट नेक्स्ट अवे फ्रॉम द टिप, फिर कह रहे इससे थोड़ा पीछे जाओगे तो आपको मिलेगा मेरिस्टेमेटिक जोन के पीछे फेज ऑफ इलोंगेशन, ये मार्क कर लो, ठीक है। इंक्रीज वो वैक्यूलेशन, यहाँ से फिर से याद करना है कि वैक्यूलेशन बढ़ेगा एंड सेल इनलार्जमेंट होगा एंड न्यू सेल वॉल डिपोजिशन होगा, ठीक है। एंड आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द सेल इन दिस फेज। फर्दर अवे फ्रॉम द एपेक्स दैट इज मोर प्रोक्सिमल टू द फेज ऑफ इलोंगेशन लाई द पोर्शन ऑफ एक्सिस विच इज अंडरगोइंग द फेज ऑफ मैचुरेशन, उसके पीछे और जाओगे तो फेज ऑफ मैचुरेशन आएगा। द सेल ऑफ दिस जोन अटेन देयर मैक्सिमम साइज एंड देयर वॉल थिकनिंग हो जाएगी, वहाँ सेकेंडरी वॉल भी बन सकती है, प्रोटोप्लाज्मिक जो भी मॉडिफिकेशंस होने होते हैं वो भी हो जाएंगे। मोस्ट ऑफ द टिश्यू एंड सेल टाइप यू हैव स्टडी इन अर्लियर क्लासेस रिप्रेजेंट दिस फेज, ठीक है। ज़्यादातर सारे टिश्यू जो है वो कहाँ पहुँच जाते हैं, मैचुरेशन में आ जाते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है ग्रोथ रेट, 2 पॉइंट दिखाए हैं, 2 बातें दिखाई हैं, जिसमें पहला वाला दिख रहा है अर्थमेटिक, दूसरा दिखा जियोमेट्रिक। भाई देखो ज़्यादातर जियोमेट्रिक ग्रोथ तो कहीं देखने को नहीं मिलती है ज़्यादा। शुरुआती एम्ब्रियो जो होते हैं वे जियोमेट्रिक ग्रोथ करते हैं, पर जो नॉर्मल ग्रोथ होती है वो अर्थमेटिक होती है, जिसमें कि आप देखो एक सेल है, पहले 1 से 2 बनी, 2 से 3 सॉरी हाँ ये ऐसे ही है, 1 से 2 बनी और फिर 2 से 3 बनी, 3 से 4, 4 से 5। तो ये देखो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है 1 से 2, 2 से 4 नहीं है, 1 से 2, 1, 3, 4, 5 ऐसे बढ़ रही है। लाइक हुआ क्या है, मान लो एक सेल थी, उसने डिवाइड करके 2 बनाई, ये बन गई, ठीक है। तो पहले वाली तो गई, फिर ये एक परमानेंट हो जाती है, फिर से 2 डिवाइड करती हैं, ऐसे बनाती हैं, फिर क्या होगा, फिर ये एक परमानेंट होगी, फिर ये आगे डिवाइड करेगी। तो मतलब फाइनली हमारे पास 1, 2 इस तरह से सेल होगी। मतलब बस जितना नंबर ऑफ डिवीजन होगी, जैसे मान लो यहाँ पे 4 डिवीजन हुए हैं, तो 4 डिवीजन के बाद 1 डिवीजन हुआ है, 2 डिवीजन, 3 डिवीजन और 4 डिवीजन के बाद मेरे पास 5 सेल हैं। तो अर्थमेटिक ग्रोथ में ऐसा होता है, आपको n+1 करना होता है। अगर आपको बताया 50 डिवीजन के बाद कितनी सेल होगी तो 51 होगी, ठीक है, कर देना। ज्योमेट्रिक ग्रोथ में आपको बताइए शुरुआती 2, 4, 8, 16, 32 इस तरह से बढ़ता है, लेकिन आपको ये लाइन बस मार्क करनी है यहाँ से कि ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट इनिशियली, ये स्टेटमेंट आएगा यहाँ से कि इनिशियली डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो शोइंग द ज्योमेट्रिक ग्रोथ, ये स्टेटमेंट है, बाकी कुछ नहीं आएगा, कर देना। चलिए जी, यहाँ पर एक आपको फोटो दिखाया गया है, इसमें आपको दिख रही होगी अर्थमेटिक ग्रोथ। यहाँ एक ही सवाल है कि ये वाला सवाल यहाँ पे पूछा जाता है कि इलोंगेटिंग रूट है, कॉन्स्टेंट रेट पर एक रूट इलोंगेट कर रही है, तो उसमें क्या हो रहा है, उसमें अर्थमेटिक ग्रोथ हो रही है। दूसरा, अगर आपको पूछेंगे कि एक रूट इलोंगेट कर रही है कॉन्स्टेंट रेट पर, उसमें शुरुआत में एक सेल थी और आफ्टर 100 डिवीजन के बाद कितनी सेल होंगी, तो 100 डिवीजन के बाद 101 सेल होंगी। बस यही सवाल है, आया तो कर देना, यही आएगा भी और, ठीक है, ध्यान रखना इसको। एंड ऑन द प्लॉटिंग द लेंथ ऑफ द ऑर्गन अगेंस्ट टाइम ए लीनियर कर्व इज ऑब्टेन मैथमेटिकली इट इज एक्सप्रेस। तो ये फॉर्मूला याद कर लेना, ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है, कहीं लगाने को नहीं आएगा। फिर आपको नीचे जाना है, लिखा है लेट अस नाउ सी व्हाट हैपन इन जियोमेट्रिकल ग्रोथ इन मोस्ट सिस्टम द इनिशियल ग्रोथ इज स्लो। तो सबको पता है शुरुआती ग्रोथ जो होती है वो कैसी होती है, लैग फेज ये वाली, उसके बाद एक्सपोनेंशियल फेज होती है ये वाली, उसके बाद स्टेशनरी होती है। अब पता क्या है, देखो यार ऐसा है, ज्योमेट्रिक ग्रोथ अब पता कब तक चलेगी भाई, बैक्टीरिया की कॉलोनी में चल सकती है, वो भी तब तक चल सकती है जब तक खाना देते रहोगे, बार बार सप्लीमेंट डालते रहो, 2, 4, 8, 16, 32 होता रहेगा। अगर नहीं डालोगे तो फिर ये ऐसे होके थोड़ी देर बाद डेथ हो जाएगी, ध्यान रखना है। मतलब भाई ऐसे स्टेशनरी रहेगा फिर डेथ हो जाएगी, तो स्टेशनरी के बाद डेथ आती है। लेकिन अगर आप यहाँ खाना डाल दोगे और तो ये फिर ऊपर हो जाएगा ऐसे यहाँ से। तो ये डिपेंड करता है कि रिसोर्स कितना अवेलेबल है नहीं है, बस ऐसा सीन है, ठीक है। और नेचर में आपको पता है कहीं भी अनलिमिटेड रिसोर्स होता नहीं, तो ऐसा देखने को कहीं नहीं मिलता ज़्यादा। तो देखो यहाँ लिखा है लेट अस नाउ सी व्हाट हैपन द ज्योमेट्रिकल ग्रोथ एंड इन मोस्ट सिस्टम द initial growth is slow, lag phase, and in increase in rapidly thereafter at the exponential rate or log or exponential phase. Here both the progeny cells following mitotic cell division. ध्यान रखना, शुरू में तो बताइए 2 से 4 retain the ability to divide and continue to do so. However, within limited nutrient supply, the growth slow down leading to stationary phase. If we plot the parameter of growth against time, we get a typical sigmoid S curve. And a sigmoid is a characteristic of living organism ग्रोइंग इन ए नेचुरल इन्वायरमेंट। ये स्टेटमेंट नीट में आएगा, मार्क कर देना इसको, ठीक है। और ये कर्व भी याद कर लेना, कहाँ गया ये सिग्मॉइड, पूछेंगे किसका है।
फिर अगेन, इट इज अ टिपिकल फॉर सेल टिश्यू एंड ऑर्गन ऑफ प्लांट। कैन यू थिंक इन अ मोर सिमिलर एग्जांपल? व्हाट काइंड ऑफ कर्व कैन यू एक्सपेक्ट इन शोइंग द सीजनल एक्टिविटी? सीजनल में तो ऐसा आ ही नहीं सकता ना, ठीक है। द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, ये सब याद नहीं करना है, जो जो लिखा है एक बार पढ़ लेना, बस ये फॉर्मूला याद कर लेना, वैसे लगाने को मतलब सवाल नहीं आएगा करने को। फिर देखें आगे यहाँ पे आपको मिलेगा ये सवाल है आर वाला, इससे बहुत बड़ा सवाल बनता है। लिखा है ईयर आर इज द रिलेटिव ग्रोथ रेट एंड इज ऑल्सो द मेजर ऑफ द एबिलिटी टू प्लांट टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट मटीरियल। भाई ये ना ये आएगा यहाँ से, जिसे कहते हैं एफिशिएंसी इंडेक्स। तो ये ना कई बार ना ऐसे पूछेंगे एफिशिएंसी इंडेक्स क्या है, या फिर ये लाइन लिख देंगे और ये लाइन लिखने के बाद ऑप्शन में लिखेंगे एफिशिएंसी इंडेक्स। तो आपको सही करना है कि ये है, ठीक है भाई, ध्यान से देख लेना, इसे पेपर में आएगा ये। चलो जी, लैग एक्सपोनेंशियल फेज को ना लॉग फेज भी कहते हैं, कभी आप कहो क्या है ये। फिर ये आपके पास दो लीफ बनी है, इनमें सरफेस एरिया बढ़ता हुआ दिखाया है। देखो यार ऐसा है, पहले लीफ और दूसरी लीफ दोनों में देखो यहाँ 5 से 10 हो रहा है, दूसरे में 50 से 55 हो रहा है, तो दोनों में एब्सोल्यूट ग्रोथ कितनी है? 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो एब्सोल्यूट ग्रोथ है, लेकिन अगर आप रिलेटिव ग्रोथ देखोगे ना तो रिलेटिव क्या होगी? 55। पहले वाले में देख लो 10 माइनस 5/5, तो यहाँ कितना आएगा? 5/5 यानी 1। और अगर दूसरे में देखोगे तो 55 माइनस 50/50 यानी 5/50, तो यहाँ पॉइंट बनाएगा। तो यार जो ज़्यादा ग्रोथ, अगर रिलेटिव ग्रोथ देखोगे ना इनिशियल पैरामीटर्स के आधार पर, तो वो पहले वाली में ज़्यादा ग्रोथ हुई है, दूसरे वाली में कम। मतलब मैच्योर लीफ जो है वो रिलेटिवली कम ग्रोथ करती हैं एज़ कम्पेयर टू इमेच्योर, छोटे वाली लीफ, ठीक है ना। बस ये ऐसा है यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि क्वांटिटेटिव कंपैरिजन बिटवीन द ग्रोथ or the living system and can also be made in two ways. Measurement and the comparison of total growth per unit time is called the absolute growth rate. The growth of the given system per unit time expressed on a common basis, example per unit initial parameter, is called the relative growth rate. In figure 13.7, two leaves A, B in a row and are different size but show absolute increase in area given time to give leaves A1, A dash or B dash. However, one of them show much higher relative growth. तो आपको पता ही है कि जो छोटे वाली लीफ है जो ज़्यादा ग्रोथ कर, रिलेटिव ग्रोथ ज़्यादा कर रही है, तो वो छोटे वाली है, उस सरफेस एरिया ज़्यादा बढ़ा रही है एज़ कम्पेयर टू द बड़ी मैच्योर लीफ, ठीक है। न्यूट्रिएंट वगैरह सप्लाई पूरी मिल रही है, उसका मतलब अभी बढ़ रही है उसकी लाइफ, ऐसा मतलब ग्रोथ कर रही है, ऐसा है। नेक्स्ट है कंडीशन फॉर ग्रोथ। ये इस पैराग्राफ में से एक आधा सवाल मेरे को लगता नहीं, पर पढ़ लेते हैं, एक आधी लाइन है जो मिल जाती है। लिखा है कि वाई डू यू नॉट try to write down what you think are necessary condition for growth. This list may have water, oxygen and nutrient as well as essential element for growth. The plant cell grow in size by cell enlargement. ये है सवाल यहाँ से, ठीक है ना। इसको ऑक्सीजन हार्मोन चाहिए होता है इस काम के लिए, तो मार्क कर लेना। प्लांट सेल ग्रो करती है साइज में बाई सेल एनलार्जमेंट एंड विच इन टर्न रिक्वायर्स वाटर। टर्जिडिटी मतलब सेल एनलार्जमेंट कराती है, ऐसा है। टर्जिडिटी ऑफ सेल हेल्प इन एक्सटेंशन ऑफ ग्रोथ। ये स्टेटमेंट अगर नीट में आया तो इसे सही करके आना, वरना मारूंगा बहुत। And thus in plant growth and further development is intimately linked to the water status of the plant. Water also provides the medium for the enzymatic activities needed for growth. Oxygen helps in releasing metabolic energy essential for growth activities. Nutrient, macro or micro essential elements are required by plant for the synthesis of the protoplasm and act as source of energy. तो यार ये पूरी लाइन भी मेरे को लगता है मैं बना देता सवाल इस पर कि न्यूट्रिएंट में मैक्रो माइक्रो सारे एसेंशियल होते हैं जो प्लांट को चाहिए होते हैं प्रोटोप्लाज्म बनाने के लिए। तो ये ऐसा सवाल बन सकता है कि क्या मैक्रो माइक्रो दोनों चाहिए होते हैं, केवल मैक्रो चाहिए होते हैं, केवल माइक्रो, ऐसा। फिर लिखा है इन एडिशन एवरी प्लांट ऑर्गेनिज्म हैज एन ऑप्टिमम टेम्परेचर रेंज बेस्ट सूटेड फॉर इट्स ग्रोथ एंड एनी डेविएशन फ्रॉम दैट पर्टिकुलर रेंज कुड बी डिटरमिनेंटल टू सर्वाइवल। एनवायरमेंटल सिग्नल सच एज लाइट एंड ग्रेविटी आल्सो अफेक्ट सर्टेन फेज ऑफ ग्रोथ। तो ये भी प्रभावित करते हैं, तो ऐसा कुछ सवाल तो बनेगा नहीं। फिर नेक्स्ट है डिफ्रेंशिएशन, डी डिफ्रेंशिएशन और री डिफ्रेंशिएशन। ये मैं समझा देता हूँ, फिर पढ़ाऊँगा, फिर थ्योरी पढ़ेंगे बाद में, पहले समझ लो थोड़ा। देखो सी ऐसा है यार, देखो मान लो सिंपल समझो, एक सेल है, एक सेल डिवाइड करी और डिवाइड करके इसने दो सेल बनाई, ठीक है, डिवीजन हो गया, कोई बात नहीं। ये दोनों और डिवाइड होने वाली ये वाली सेल मान लो इसको बनना है परमानेंट सेल, इसको फिर डिवाइड करना है, तो इसे तो छोड़ देते हैं, ये मेरिस्टेमेटिक है। जो परमानेंट बनेगी ये करेगी डिफ्रेंशिएट। डिफ्रेंशिएट का मतलब ये है कि अपने शेप में अपने अंदर कोई चेंज लाएगी, ठीक है, अपनी वॉल चेंज करेगी, कुछ भी ऐसा करेगी। मान लो इसने ऐसा बना लिया खुद को, ठीक है, और ये हो गया परमानेंट सेल, और ये अब डिवीजन नहीं करेगी। मान लो इस परमानेंट सेल के अंदर डिवीजन की कैपेबिलिटी आ जाए, मतलब इट विल रिगेन द कैपेबिलिटी टू डिवाइड। अगर ये डिवीजन की कैपेबिलिटी ले आती है, मतलब ये G0 से वापस से G1 में एंटर कर जाती है ना, जैसे सेल डिवीजन में देखा आपने कल। तो ये क्या करेगी, अब
इसको बोलते हैं डी डिफ्रेंशिएशन। डी डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। अब डी डिफ्रेंशिएशन के बाद अगर ये सेल डिवाइड करेगी तो है, क्योंकि इसके अंदर आ चुकी है ताकत। अब ये डिवाइड करेगी और डिवाइड करके बनाएगी दो, एक ये बना लिया इसने और एक और बना लिया, मान लो दो बना लिए। तो जो दो नई बनाई है इनमें से मान लो फिर से एक मेरिस्टेमेटिक है, एक फिर से परमानेंट बनेगी। जो परमानेंट है मान लो इसको बनना है ऐसा, ये फाइबर बन गया मान लो ऐसा कुछ भी। तो अभी क्या हो गया ये, अब फिर से डिफ्रेंशिएट हुई तो उसको बोलते हैं री डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। समझ आया? तो डिफ्रेंशिएशन, डी डिफ्रेंशिएशन एंड री डिफ्रेंशिएशन, तीनों चीज़ें यहाँ पढ़ी जाएंगी। डी डिफ्रेंशिएशन जब होता है जब सेल जो है आपकी कैम्बियम फॉर्म करती हैं, ठीक है। सेकेंडरी ग्रोथ के टाइम पर आप देखोगे कॉर कैम्बियम का बनना पूरी तरह से डी डिफ्रेंशिएशन है। और आपके जो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम है बनती है वेस्कुलर बंडल्स के बीच में, वो भी पूरी तरह से डी डिफ्रेंशिएशन होता है, ठीक है। ध्यान रखना बाबू। और डी डिफ्रेंशिएशन से आपका सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनता है, डी डिफ्रेंशिएशन से आपका सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, ये सब बनते हैं, ठीक है। पढ़ते हैं लिखा क्या क्या लिखा है। द सेल डराइव फ्रॉम रूट एपिकल एंड शूट एपिकल मेरिस्टेम एंड कैम्बियम डिफरेंशिएट एंड मैच्योर टू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। दिस एक्ट लीडिंग टू मैच्योरेशन इज टर्म्ड एज डिफरेंशिएशन एंड ड्यूरिंग डिफरेंशिएशन, यहाँ से मार्क करना है, सेल अंडरगो few to major structural change both in their cell walls and protoplasm. फॉर एग्जाम्पल टू फॉर्म ए ट्रैकिड, अगर एक ट्रैकिड बनाना है मतलब एक ट्रैकिड एलिमेंट बनाना है मतलब एक वेसल या फिर एक ट्रैकिड बनाना है, द सेल वुड लूज देयर प्रोटोप्लाज्म, तो वो डेड होता है तो वो अपना प्रोटोप्लाज्म लूज कर देगी सेल, तो प्रोटोप्लाज्म लूज कर देगी, ध्यान रखना, ना कि मेम्ब्रेन रहेगी, फिर भी मेम्ब्रेन तो रहेगी पर के अंदर वाला सामान सारा खत्म कर देगी, ऐसा है। फिर लिखा है कि दे ऑल्सो डेवलप ए वेराइटी स्ट्रॉन्ग इलास्टिक लिग्नोसेल्युलर सेकेंडरी वॉल, ध्यान रखना यहाँ से सेकेंडरी वॉल की प्रॉपर्टी पूछते हैं, पता क्या, सेकेंडरी वॉल स्ट्रॉन्ग है, हाँ जी, सेकेंडरी वॉल इलास्टिक है, ना जी, पता नहीं होता, सेकेंडरी वॉल लिग्नोसेल्युलोजिक होती है, जी बिल्कुल, ये ध्यान रखना। तो यहाँ ट्रैकिड्स जो होते हैं उनके अंदर सेकेंडरी वॉल पाई जाती है, एक क्वेश्चन ये भी है। इनमें से कहाँ सेकेंडरी वॉल देखने को मिलती है, आप बता दोगे ट्रैकिड्स में। To carry water to long distance even under extreme tension, try to correlate the various anatomical features you encounter in plants and the function they perform. Plants show another interesting phenomenon that the living differentiated permanent cell की बात हो रही है, living differentiated permanent cell that by now have lost the capacity to divide, but they will regain the capability to divide. अगर उनमें रिगेन हो जाती है कैपेबिलिटी डिवाइड करने की तो इस घटना को कहते हैं डी डिफ्रेंशिएशन। इससे कोर कैम्बियम और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बनती है। तो ये एक बहुत तगड़ा सवाल है अपने टाइम का भाई, ये वाला, ये मार्क करो पूरा, ये तो ये ध्यान रखना, ये बढ़िया सवाल है अपने टाइम का, ठीक है। फिर लिखा है वाइल डूइंग सो सच मेरिस्टेम टिश्यू आर एबल टू डिवाइड एंड प्रोड्यूस सेल एंड वंस अगेन लूज द कैपेसिटी, मतलब फिर से जो बनेंगी फिर से वो दोबारा लॉस कर देंगे कैपेसिटी डिवाइड करने की, तो वो फिर से रीडिफ्रेंशिएट होंगी और जो भी उन्हें फंक्शन करना होगा उस फंक्शन के अकॉर्डिंग अपने अंदर चेंजेस कर लेंगे, ठीक है ना। तो लिखा है वुडी डाइकोटिलर प्लांट दैट आर प्रोडक्ट ऑफ रीडिफ्रेंशिएशन, मतलब जितने भी सेकेंडरी जाइलम है वो सारा रीडिफ्रेंशिएट है, सेकेंडरी फ्लोएम रीडिफ्रेंशिएट है, सेकेंडरी कॉर्टेक्स वही है। हाउ वुड यू डिस्क्राइब ट्यूमर, एंड ट्यूमर तो डिफ्रेंशिएट नहीं होता, वट वुड यू कॉल द पैरेन्काइमा सेल दैट आर मेड ऑफ डिवाइड अंडर कंट्रोल लेबोरेटरी कंडीशन ड्यूरिंग प्लांट टिश्यू कल्चर, तो वहाँ तो डिफ्रेंशिएट करा जाता है, ठीक है। मतलब कैलस बना रहे हैं, जब तक कैलस है जब तक तो कुछ नहीं है, तब तक उसके बाद है फिर, ठीक है। रिकॉल द सेक्शन 13.111.1 वी हैव मेंशन्ड दैट द ग्रोथ इन प्लांट इज ओपन, तो ये तो पीछे पढ़ा था। एंड इट कैन बी इंडिटर्मिनेट और डिटर्मिनेट, इसका मतलब ये है कि मतलब पहले से ही फिक्स है कि प्लांट का एम्ब्रियो क्या बनाएगा, किस पार्ट से क्या बनेगा, जैसे रेडिकल से रूट, प्लूम्यूल से शूट, है ना, ऐसा। नाउ वी मे से दैट इवन डिफरेंशिएशन इन प्लांट इज ओपन एंड बिकॉज द सेल टिश्यू अराइजिंग ऑफ द सेम मेरिस्टेम, मतलब कह रहे हैं एक ही मेरिस्टेम से बनने वाली सेल जाइलम हो सकती है, फ्लोएम हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, and have a different structure at maturity. The final structure at maturity of the cell tissue is also determined by the location of the cell within. For example, cell positioned away from the root apical meristem and differentiate at the root cap, while those pushed to the periphery mature as epidermis. Can you add few more examples? No, we don't need to. फिर लिखा है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट इज द टर्म इंक्लूड ऑल चेंजेस इन ऑर्गेनिज्म गोज थ्रू ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल फ्रॉम जर्मिनेशन टू द डेथ, ठीक है। मतलब जर्मिनेशन से लेकर सेनिसेंस तक का सारा कार्यक्रम डेवलपमेंट के अंडर में आता है। Diagrammatic representation of the cell sequence process which constitute the development of cell and higher plant is given in figure this one. फिर आगे ये वाली लाइन है, यहाँ से इसको कई बार पेपर में बना देते हैं और एक सवाल बनाएंगे। देखो यार पता क्या, इस पे लिख देंगे ए, यहाँ पे यहाँ लिख देंगे बी, यहाँ लिखेंगे सी, यहाँ लिखेंगे डी, ऐसा है। देखो एक सेल है, मैथमेटिक सेल है, वो डिवाइड करेगी, दो बनाएगी, सीधी बात है। दो बनाने के बाद एक तो तुम्हें पता है परमानेंट होगी और एक वापस डिवाइड करेगी, तो वापस वाली तो वापस डिवाइड करेगी, घूम के इधर आएगी यूँ,
और जो आगे जाएगी ना वो पहले प्लाज्मेटिक ग्रोथ करेगी, फिर उसके बाद डिफ्रेंशिएट करेगी, उसके बाद एक्सपेंशन करेगी, ये बी है, उसके बाद एक्सपेंशन करेगी, उसके बाद करेगी मैचुरेशन, और फिर सेनेसेंस यानी मर जाएगी ऐसा। तो ये ध्यान रखना, ये पूछ लेते हैं पहले प्लाज्मेटिक ग्रोथ होगी या फिर पहले डिफ्रेंशिएशन होगा, ये वाला टफ हो जाता है सवाल, ध्यान रखना इसे। नेक्स्ट है, फिर लिखा है कि प्लांट शो फॉलो different pathway in responsible response to the environment phases of life and from different kind of structure. This ability is called plasticity. प्लांट अलग अलग जीवन में, अपने जीवन के किसी भी समय में या फिर किसी वातावरण के प्रभाव में आकर चेंज कर लेते हैं कुछ स्ट्रक्चर्स को, जिसे कहते हैं प्लास्टिसिटी। तो ध्यान रखना, प्लास्टिसिटी का एक एग्जाम्पल है, नोट करना जो बोलूँगा। हेट्रोफिली इन कॉटन कोरिएंडर लार्कस्पर, ये तो है आपकी हेट्रोफिली, एक प्लास्टिसिटी है। हेट्रोफिली में दो तरह की पत्तियाँ होना, ये एक चेंज है, मतलब प्लास्टिसिटी है। ये इसमें लिखा ना हेट्रोफिलिन कॉटन कोरिएंडर लार्कस्पर, इन तीनों में ना, कॉटन में, कोरिएंडर में, लार्कस्पर में, तीनों में ना, इनमें जो आपकी हेट्रोफिली है वो ड्यू टू लाइफ फेजेस है। क्या है? लाइफ फेजेस। जैसे कि जुवेनाइल में कुछ है और अडल्ट में कुछ है, पर इन बटर कप में ड्यू टू इन्वायरमेंट है। जैसे पानी में कुछ है और ज़मीन पर कुछ है। तो ये ध्यान रखना, बटर कप में प्लास्टिसिटी ड्यू टू इन्वायरमेंट है और ऊपर वाले तीनों में प्लास्टिसिटी ड्यू टू फेज ऑफ लाइफ है। ये सवाल आएगा, बाकी कुछ नहीं आएगा, लिख के देता हूँ, ठीक है, मार्क कर लेना। नेक्स्ट है भाई, फिर यहाँ पर एक फालतू सा पैराग्राफ, कुछ लिखा नहीं है, लिखा दस ग्रोथ, डिफरेंशिएशन एंड डेवलपमेंट आर वेरी क्लोज रिलेटेड टू इवेंट इन द लाइफ ऑफ द प्लांट। ब्रॉडली डेवलपमेंट इज कंसिडर्ड एज द सम ऑफ द ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन। तो ये तो पीछे पढ़ा था मैंने, यही स्टेटमेंट है, फिर से याद कर लेना। डेवलपमेंट इन प्लांट बोथ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन इज अंडर द कंट्रोल ऑफ इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक कैरेक्टर्स. The former include both intracellular and or intercellular factors, chemicals such as plant growth regulator, while the later induce light, temperature, water, oxygen, nutrition. ये भी सब प्रभाव डालते हैं ग्रोथ के ऊपर, ठीक है। तो अभी ये कह रहे हैं कि हम अंदर वाले कंट्रोल दो तरह के होते हैं। एक तो जेनेटिक कंट्रोल होता है भाई, क्रोमोसोम में जीन में क्या क्या लिखा है वो। दूसरा होता है अंदर से हार्मोनल कंट्रोल। तो हम यहाँ केवल और केवल हार्मोनल कंट्रोल की बात करने वाले हैं, जिसमें 4 हार्मोन आपको पढ़ाए जाएंगे, 5 हार्मोन पढ़ाए जाएंगे, जिसमें से कुछ ग्रोथ प्रमोटर होते हैं और कुछ ग्रोथ इनहिबिटर्स होते हैं, ठीक है। तो सबको पढ़ते हैं। अब मेरे को लगता है जो सवाल है भाई वो यहाँ से आएगा पेपर में, पीछे से भी आता है कई बार, पर ये तो आना ही चाहिए क्वेश्चन, तो इसके बिना पेपर छपना नहीं चाहिए। तो यहाँ देखते हैं क्या है, और काफ़ी मुश्किल है बच्चों को याद करना, पर फिर भी आप लोग कर लोगे, मुझे पता है। लिखा है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स। द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर PGR आर स्मॉल सिंपल मॉलिक्यूल ऑफ डाइवर्स केमिकल कंपोजिशन एंड दे कुड बी इंडोल कंपाउंड। तो भाई यार पता क्या, ये है सवाल यहाँ पे ना, पहला सवाल है इस पैराग्राफ में, पता है लिखा है जिस चीज़ से जो हार्मोन बनता है ना उसका नाम है, जैसे कि इंडोल 3 एसिटिक एसिड, इंडोल एसिटिक एसिड जो आपका ऑक्सिन है, और इसका जो प्रिकर्सर होता है वो ट्रिप्टोफान एमिनो एसिड है, यहाँ दिया नहीं है। फिर लिखा है एडेनिन एक नाइट्रोजन बेस है जिससे बनता है, जो N6 फॉस्फोरिल एमिनोप्यूरिन काइनेटिन बनता है, जो कि साइटोकाइनिन बनाता है। मतलब एडेनिन आप ऐसे याद रखना, साइटोकाइनिन की जगह पे एडेनिन DNA कुछ भी ले सकते हैं ऐसा। फिर यहाँ लिखा है कि कैरोटिनॉइड्स जो कि एब्सिसिक एसिड बनाते हैं, टारपीन्स जो कि जिब्रेलिक एसिड बनाते हैं, ये याद कर लेना भाई, ठीक है। एंड गैसियस इथाइलिन, तो यहाँ से एक सवाल तो ये है कि इनमें से कौन सा हार्मोन गैसियस है। ये तो बहुत पुराना सवाल हो गया, अब नहीं आएगा। तो यहाँ से पूछते हैं जिब्रेलिक एसिड का प्रिकर्सर कौन है, टारपीन लिख देंगे तो कर देना। एब्सिसिक ऐसे पूछेंगे फैट सॉल्युबल कौन है, तो आपको पता होना चाहिए फैट सॉल्युबल कैरोटिनॉइड्स होते हैं, तो इसलिए एब्सिसिक एसिड क्या होगा, फैट सॉल्युबल होगा ऐसा। Plant growth regulator are variously described as a plant growth substance, plant hormone or phytohormones in literature. The PGR can be broadly divided into two groups based on their function in living plant body. That is, the plant growth regulators are divided into two: growth promoter, growth inhibitors. And one group is PGR involved in the growth promoting activities such as cell division, such as enlargement. मैं बता दूं enlargement में ऑक्सीजन आएगा, लगा देना। सेल डिवीजन भी ऑक्सीजन कराता है। पैटर्न फॉर्मेशन, ट्रॉपिक ग्रोथ, ये भी कराता है ऑक्सीजन। फ्लावरिंग, फ्रूटिंग, सीड फॉर्मेशन, ये सारे हैं ग्रोथ प्रमोटिंग एक्टिविटीज़। एंड दीज आर ऑल्सो कॉल्ड प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स। एंड ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन ये ग्रोथ प्रमोटर्स हैं। द PGR अदर ग्रुप प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल in plant response to wound and stress in abiotic and biotic origin. They are also involved in the various growth inhibiting activities such as dormancy and abscission. The PGR abscisic acid is belong to the group, ये कराता है dormancy और abscission. Actually abscisic acid is inhibiting and the gaseous hormone PGR is inhibiting और growth promoting both type, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। पर largely ये inhibitor है, तो ये स्टेटमेंट मेरे को लगता है आएगा पेपर में, ठीक है। ज़्यादातर ये क्या है, इनहिबिटर है, पढ़ लेना इसको, ठीक है।
फिर लिखा है द डिस्कवरी ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, लिखा है कि इंटरेस्टिंगली द डिस्कवरी ऑफ ईच ऑफ द 5 मेजर ग्रुप ऑफ पीजीआर हैव बीन एक्सीडेंटल। तो जो डिस्कवरी हुई है वो एक्सीडेंट से हुई है, मतलब कुछ और कर रहे थे, कुछ और हो गया ऐसा। ऑल दिस स्टार्टेड विद द ऑब्जर्वेशन ऑफ चार्ल्स डार्विन एंड डार्विन, तो ये नाम याद कर लेना दोनों। व्हेन दे ऑब्जर्व दैट द कोलियोप्टाइल ऑफ कैनरी ग्रास, ये याद होना चाहिए, रेस्पोंडेड टू द यूनिलेटरल इल्यूमिनेशन ऑफ द by the unilateral illumination by growing towards a light source। मतलब ये कह रहे हैं कि जो प्लांटलेट थी ना वो लाइट की तरफ मुड़ती जाती थी, तो इन्होंने देखा ऐसा कि भाई प्लांटलेट तो है लाइट की तरफ मुड़ रही है, कुछ है। फिर आफ्टर ए सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट इट वाज कंक्लूडेड दैट टिप ऑफ कोलियोप्टाइल वाज द साइट ऑफ ट्रांसमिसिबल इन्फ्लुएंस दैट caused by bending of the entire कोलियोप्टाइल। एंड बाद में यहाँ पर FW वेंट थे, उन्होंने यार ये WF वेंट लगा के आ गया था मैं एक बार ना किसी पेपर में मैं बहुत पागल था, तो ये थोड़ा टफ हो गया था मेरे लिए, तो थोड़ा ध्यान रखना आप भी। फिर लिखा है बैंडिंग द इंटायर कोलियोप्टाइल एंड द ऑक्सीजन वाज आइसोलेटेड बाय FW वेंट फ्रॉम द टिप ऑफ द कोलियोप्टाइल ऑफ ओट सीडलिंग। तो यार यहाँ से ध्यान रखना है, ओट का मतलब होता है एविना सटाइवा, तो एविना के सीडलिंग में इन्होंने आइसोलेट किया था ऑक्सीजन, एक सब्सटेंस जो कि इस बात को इन्फ्लुएंस करता था कि जो बैंडिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर टिप है वो लाइट की तरफ होती है। एक बार बता देता हूँ, 10th क्लास की है, ऑक्सीजन ना इधर उल्टी, जैसे लाइट इधर से आ रही है ना, तो ऑक्सीजन ना इधर उल्टी दिशा में आ जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे ऑक्सीजन आने के बाद सेल इलोंगेशन को प्रमोट करता है, और जब ऑक्सीजन यहाँ सेल इलोंगेशन कराता है ना तो यहाँ पर ये बैंड करके इधर चला जाता है, ऐसे ऐसे बैंड कर जाएगा, ठीक है। ये चलिए फिर आप देखते हैं यहाँ से आगे, यहाँ पे फिर से यहाँ सबका है, मतलब अब जो है जिब्रेलिक एसिड के बारे में डिस्कवरी कैसे हुई उसकी बात होगी। यहाँ से सवाल हैं बहुत अच्छे अच्छे, जैसे लिखा है द बैकेनर डिजीज ऑफ फुली सीडलिंग ऑफ डिजीज ऑफ राइस। यार ये डिजीज़ एक फंगल पैथोजन, यार ये बढ़िया सवाल है। ये फंगल पैथोजन जिब्रेला फ्यूजिकोरोई ने की थी, इसकी एडल्ट फॉर्म शायद से कहलाती है फ्यूजेरियम मोनेलिफॉर्मिस, वो यहाँ दिया नहीं है। तो यार ये ध्यान रखना, जिब्रेला फ्यूजिकोरोई एक फंगस है, ठीक है। इस फंगस ने राइस में डिजीज करती थी, और आप समझना ये फंगस का एक एक्सट्रैक्ट है जो उस राइस प्लांट को, भले ही उसके अंदर सीडलिंग नहीं थी पर वो लंबा हो रहा था, तो लंबाई बढ़ाता था ये। तो एक्चुअली समझने की बात है कि फंगस के अंदर कुछ था, प्लांट में नहीं था, फंगस में कुछ था जो कि प्लांट की लंबाई बढ़ाता था। तो बाद में फंगस के अंदर से, मतलब फंगस में से ही मिला, तो इसीलिए इसका नाम जिब्रेलिन रखा गया। ध्यान रखना प्लांट हार्मोन फंगस में भी होते हैं, बैक्टीरिया में भी होते हैं, ये ना सोचना प्लांट में ही होते हैं। एंड लिखा है ई कुरोसोवा 1926, याद करना है। अपीयरेंस ऑफ सिम्टम डिजीज इन राइस सीडलिंग व्हेन दे वर ट्रीटेड विद स्टेरॉइड फिल्ट्रेट ऑफ द फंगस, मतलब इन्होंने फंगस का फिल्ट्रेट निकाल करके प्लांट में डिजीज कोज की तो हो गई। द एक्टिव सब्सटेंस वर लेटर आइडेंटिफाइड जिब्रेलिक एसिड, बाद में पता लगा कि क्या था, जिब्रेलिक एसिड था, तो वो प्लांट में भी पाया गया, फिर बाद में पता लग गया इनको क्या था वो। फिर लिखा है नेक्स्ट, एफ स्कूक एंड हिज कोवर्कर, स्कूक और उसके दोस्त ऑब्जर्व दैट फ्रॉम द इंटरनोडल सेगमेंट ऑफ टोबैको। ये सवाल है भाई, इंटरनोडल सेगमेंट ऑफ टोबैको, टोबैको का इंटरनोडल सेगमेंट, कैलस, द कैलस मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल प्रोलिफरेटेड ओनली इफ एन एडिशन टू ऑक्सीजन। कह रहे अगर टोबैको के इंटरनोडल सेगमेंट में ऑक्सीजन के साथ में यदि हम ये 4 चीज़ें दें, जैसे कि एक्सट्रैक्ट ऑफ वेस्कुलर टिश्यू दे सकते हैं, ईस्ट दे सकते हैं, एक्सट्रैक्ट में कोकोनट मिल्क और DNA, तो वहाँ कैलस बन जाता है। अब आपको यहाँ से ध्यान रखना है बेटे कि अगर किसी कैलस में, मतलब अगर कोई ये टिश्यू है, मतलब एक्सप्लांट है, कोई प्लांट का पार्ट हमारा छोटा सा, इसमें अगर आप ऑक्सीजन और साइटोकाइनिन डालोगे ना तो ये कैलस बन जाएगा, ठीक है। और फिर इसमें अगर साइटोकाइनिन बढ़ाओगे तो रूट बनेगी, और अगर ऑक्सीजन बढ़ाओगे तो शूट बनेगा। सॉरी, अगर ऑक्सीजन बढ़ाओगे तो रूट बनेगी, और अगर साइटोकाइनिन बढ़ाओगे तो फिर शूट बनेगा, स्टेम। तो ऐसा होता है। तो यहाँ इन्होंने बताने की कोशिश की है कि अगर आप कहीं ऑक्सीजन और ईस्ट वो डाल दोगे ना, साइटोकाइनिन, क्योंकि पता क्या है, पीछे मैंने बताया साइटोकाइनिन के लिए क्या लिखा है, एडेनिन। तो देखो कोकोनट मिल्क में भी न्यूक्लियस थे, वहाँ भी DNA होगा, तो वहाँ भी एडेनिन होगा, DNA तो DNA है ही, ईस्ट एक्सट्रैक्ट में भी DNA मिल गया,
एक्सट्रेक्टोवेस्कुलर टिश्यू में डीएनए मिल गया, तो हर जगह एडेनिन है। तो इसने क्या किया, इन चारों चीज़ों ने ना साइटोकाइनिन की तरह काम किया, सेल डिवीजन प्रोमोटिंग एक्टिविटी दिखाई ऑक्सीजन के साथ मिलके, जिससे वहाँ कैलस का फॉर्मेशन हो गया है, ध्यान रखना है, ठीक है। फिर आगे मिलर भाई साहब लिखा है, मिलर एटूल 1955 later identified and crystallized the cytokinin promoting active substance that they termed as kinetin। बाद में उन्होंने क्या नाम दिया कि जो भी सेल डिवीजन एक्टिविटी कराता है वो काइनेटिन है, ठीक है। फिर है ड्यूरिंग मिड 1960, इस टाइम पर 1960 के समय पर तीन इंडिपेंडेंट पे जोर देना, जॉइंटली ना कर देना पेपर में। 3 independent researcher reported the purification and chemical characterization of 3 different kind of inhibitor भी एब्सिसिन 2 एंड डोरमिन। ये ध्यान रखना, ऐसे पूछेंगे एब्सिसिक एसिड के 3 नाम क्या हैं, तो तीनों नाम ये नोट कर लो। एब्सिसिक एसिड के 3 नाम ये हैं। लेटर ऑल द 3 वर प्रूव टू बी केमिकली आइडेंटिकल, इट वाज नेम्ड एब्सिसिक एसिड। बाद में तीनों को आइडेंटिकल बताया गया और सारे के सारे क्या थे, एब्सिसिक एसिड थे। मतलब तीनों साइंटिस्ट ने ना एक ही चीज़ को अलग अलग जगह ढूंढ लिया था, ऐसा था। फिर है एच कॉजिन्स एंड 1910, इनका नाम देख लेना भाई, याद कर लेना, ईयर भी। कन्फर्म द रिलीज ऑफ द वोलेटाइल सब्सटेंस फ्रॉम, यहाँ से लाइन मार्क करनी है, ये बहुत अच्छी लाइन है कि पके हुए संतरे जहाँ रखे हुए थे उन्होंने कच्चे केले को पका दिया। ये स्टेटमेंट आता है, कभी कभी पूछेंगे, कहीं कुछ सवाल इससे बनाते हैं, मैंने देखे हुए हैं सवाल, तो उस सवाल को देख लें ध्यान से कि मतलब इन्होंने देखा कि कहीं संतरे रखे थे। संतरा एक फ्रूट है, क्लाइमेटेरी फ्रूट है, जो कि आपका इथाइलिन रिलीज कर रहा था, ऐसा है, तो उसकी वजह से बनाना भी पक गए। तो ये फ्रूट राइपनिंग हार्मोन है और ये गैस है इथाइलिन। तो ये लाइन याद रखना है, वोलेटाइल सब्सटेंस वर आइडेंटिफाइड एज इथाइलिन एंड गैसेस हार्मोन एंड लेट अस स्टडी सम ऑफ द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ईच एंड एवरी हार्मोन। सबसे पहले पढ़ेंगे ऑक्सीजन। चलिए लिखा है फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। नंबर 1 ऑक्सीजन। तो भैया देखो यहाँ ऑक्सीजन के लगभग 7-8 काम है, तो आपको एक एक वर्क याद करना है। इसी तरह से मतलब हर एक का आपको वर्क काम बताया गया है, याद करना पड़ेगा, दिमाग थोड़ा यूज करना पड़ेगा और याद भी करना है। ये याद करने का काम है और दिमाग का तो है ही। देखो सबसे पहले यहाँ लिखा है ऑक्सीजन का मतलब है ग्रो, ये सवाल बन सकता है। फिर लिखा है कि इट आइसोलेटेड फ्रॉम ह्यूमन यूरिन, ये सवाल बनेगा यहाँ से। फिर लिखा है कि ये इंडोल 3 एसिटिक एसिड नेचुरल ऑक्सीजन है, केमिकली नेम है इसका। फिर लिखा है कि नेचुरल और सिंथेटिक कंपाउंड भी अगर ये प्रॉपर्टी रखते हैं तो वो भी ऑक्सीजन कहलाएंगे। एंड जनरली प्रोड्यूस बाई, यहाँ से मार्क करना है, ग्रोइंग टिप, ग्रोइंग एपाइसिस ऑफ द प्लांट, स्टेम एंड रूट, दोनों की टिप पर ये बनता है, ये सवाल बनेगा। फ्रॉम वेयर दे माइग्रेट टू द रीजन ऑफ द एक्शन, एन ऑक्सीजन इज लाइक ए इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल ब्यूटारिक एसिड। ये दोनों ना नेचुरल है, इंडोल एसिटिक एसिड भी इंडोल ब्यूटारिक एसिड भी दोनों नेचुरल होते हैं। ध्यान रखना ब्यूटारिक एसिड सिंथेटिक भी हो जाता है, पर आपको नेचुरल में याद कर लेना है। फिर नीचे लिखा है कि नेफ्थलीन एसिटिक एसिड और 2,4-D 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, ये दोनों सिंथेटिक ऑक्सीजन हैं, मतलब काम ये भी वही करते हैं दोनों। इनके फुल फॉर्म याद कर लेना। एंड ऑल दीज ऑक्सीजन हैव बीन यूज्ड एक्सटेंसिवली इन एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिस, दे हेल्प इन टू इनिशिएट। यहाँ है पहला सवाल, एक एक पॉइंट मार्क कर लो भाई। पहला क्वेश्चन है ये, स्टेम कटिंग में रूटिंग कराता है ऑक्सीजन, एक सवाल, ठीक है, ये ध्यान रखना। अगर आपको स्टेम कटिंग के नीचे ऑक्सीजन लगा दोगे तो रूट निकल जाएंगे जल्दी से, ये ध्यान रखना। फिर लिखा है ऑक्सीजन प्रमोट फ्लावरिंग, दूसरा सवाल ये है ऑक्सीजन फ्लावरिंग कराता है पाइनएप्पल में। तीसरा सवाल है कि ये प्रिवेंट करता है, सॉरी तीसरा यहाँ लिख देता हूँ, ये प्रिवेंट करता है फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप अर्ली स्टेज में, बट प्रमोट द एब्सेशन ऑफ ओल्डर वालों को गिराता है, फ्रूट और लीफ को, फ्लावर नहीं लिख रहा, फ्रूट और लीफ को गिराता है और ओल्डर को गिराता है और जो जवान होते हैं उनको बचा लेता है, ऐसा है। फिर लिखा है कि इन मोस्ट हायर प्लांट, ज़्यादातर हायर प्लांट के अंदर जो एपिकल बर्ड होती है वो इनिबिट करती है लेटरल ग्रोथ को, मतलब प्लांट ना ऊपर ऊपर जाना चाहता है, ऊपर ही बढ़ना चाहता है, बस यहाँ पर एपिकल बर्ड है तो वो बराबर में बर्ड्स निकलने नहीं देती, ऐसा है, लेटरल बर्ड नहीं आने देती, जिससे कि लेटरल ग्रोथ रुक जाती है। तो एपिकल डोमिनेंस होता है, मतलब एपिकल डोमिनेंस का मतलब है कि प्लांट ऊपर 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 बढ़ता रहता है। अब बात ये है, अगर आप इसकी टिप काट दो, डिकैपिटेशन कर दो, ठीक है, तो लेटरल ग्रोथ आ जाएगी, ये ध्यान रखना। टिप काटने से लेटरल ग्रोथ आ जाती है, ठीक है, क्योंकि ऑक्सीजन हटा दिया, तो ऑक्सीजन चाहता है कि एपिकल डोमिनेंस हो और ऑक्सीजन हटा दोगे तो लेटरल बर्ड निकलना शुरू हो जाती है। अगर आपको कहीं ब्रांचिंग करना हो, हैज़ मेकिंग करना हो, टी प्लांटेशन में जैसे हैज़ मेकिंग करते हैं, या फिर आपके स्कूल में देखा होगा तो वहाँ पर आप यही काम करते हो, आप टिप काट के ऑक्सीजन हटा देते हो, ठीक है ना, ये ध्यान रखना, ये सवाल है। या फिर साइटोकाइनिन छिड़क दो, क्योंकि साइटोकाइनिन लेटरल ग्रोथ कराता है तो वो एपिकल डोमिनेंस को ओवरकम कर जाता है साइटोकाइनिन डालने से, ऐसा होता है।
फिर लिखा है ऑक्सीजन ऑल्सो इंड्यूस पार्थिनोकार्पी, ऑक्सीजन क्या करता है, पार्थिनोकार्पी इंड्यूस करता है। ये सवाल है, इसे मार्क कर लेना भाई, ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है। मतलब पार्थिनोकार्पी क्या होता है आपको पता ही है, फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन करता है। जैसे टोमेटो एग्जाम्पल भी नोट करना है यहाँ से। एंड दे आर वाइडली यूज हर्बिसाइड, अगला सवाल ये है, अगर आपको हर्ब्स हटानी है खेत में से तो आप 2,4-D लो और छिड़क दो। ध्यान रखना 2,4-D छिड़कने से ये होगा कि केवल डाइकोट मरते हैं और मोनोकोट नहीं मरते, ठीक है। ये भी सवाल है, डू नॉट अफेक्ट द मैच्योर मोनोकोट्स, मतलब नए नए घास को तो मार देगा ये, पर मैच्योर मोनोकोट प्लांट को नहीं मारता। तो अगर गेहूं के अंदर से पार्थिनियम हटाना होता है, मतलब गेहूं के अंदर से वीड्स हटाने होते हैं, हर्ब्स हटाने होते हैं, तो वहाँ पर हम यूज करते हैं 2,4-D का, खेत में आप इसे यूज करते हैं, ध्यान रखना। और ये डाइकोट को काम करता है, जरूर ध्यान रखना, इस पर सवाल बनाएंगे। फिर लिखा है इट इज यूज टू प्रिपेयर द वीट फील्ड लॉन्स एंड गार्डन, ऑक्सीजन ऑल्सो कंट्रोल, ये है जाइलम डिफ्रेंशिएशन को कंट्रोल करता है, एक सवाल, और सेल डिवीजन को कंट्रोल करता है, दूसरा सवाल। तो इस तरह से लगभग 8 क्वेश्चन यहाँ बनेंगे, आपको एक एक आना चाहिए ध्यान से भाई, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट है यार, ये जो मैं बता रहा हूँ बस यहाँ से पढ़ना है, उतना ही पेपर में आएगा, गारंटी से बता रहा हूँ यार। इतना बता दिया मैंने, बहुत ज़्यादा बता दिया, मतलब ये सारा आएगा ही, बस ऐसे पढ़ लिया तो बस हो गया काम, अगर आप पढ़ पाएँ तो, ठीक है ना। अगर आप रिविजन कर रहे हो तो, अगर आप पहली बार पढ़ोगे तो नहीं होगा, ये अलग बात है। देखो नेक्स्ट है जिब्रेलिक एसिड। जिब्रेलिक एसिड का काम है इंटरनोड इलोंगेट करना, सीधा सवाल है यार ये, जिब्रेलिक एसिड क्या करता है, इंटरनोड की लंबाई बढ़ाता है, बस लंबाई बढ़ेगी बस इंटरनोड की, सिंपल। जिब्रेलिक एसिड अनदर काइंड ऑफ प्रोमोटरी पीजीआर, दे आर द मोर देन 100 जिब्रेलिन्स हैं आज की तारीख में, रिपोर्टेड वाइड फ्रॉम वाइडली डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स सच एंड फंजाई एंड हायर प्लांट। देखो फंजाई मिलते हैं, मार्क कर लेना, फंजाई मिलते हैं, मार्क कर लो ये। दे आर डिनोटेड GA1 GA2 GA3 एंड हाउएवर जिब्रेलिक एसिड GA3, तो नेचुरली अगर पूछेंगे तो आप बताओगे GA3 was one of the first gibberellins to be discovered and remain the most intensively studied form. All GA are acidic, सभी नाम ही उसका acidic है। They produce a wide range of physiological response in the plant, their ability to cause the increase in length। ये है सवाल बस, कि ये इंटरनोड की लंबाई बढ़ाता है, जैसे ग्रेप स्टॉक्स में बढ़ानी हो तो, जैसे अगर आप फ्रूट लाइक एप्पल को लंबा करना हो, शेप देनी हो तो क्योंकि वो स्टेम होता है भाई, थैलेमस का मॉडिफिकेशन है ना, तो बढ़ा देगा उसको। एंड दे ऑल्सो डिले सेनिसेंस, सेनिसेंस को डिले करते हैं, मतलब ये मरने नहीं देते, थोड़ा लेट कर देते हैं। द फ्रूट कैन बी लेफ्ट और द ट्री लॉन्गर फॉर एक्सटेंड मार्केट पीरियड, मतलब लंबे समय तक फ्रूट पेड़ पर रह सकता है। GA3 यूज टू स्पीड अप द माल्टिंग प्रोसेस, ब्रीविंग इंडस्ट्री में जाओगे जहाँ पर माल्टिंग होती है, शराब बनती है, तो ये क्या करता है, सीड्स के अंदर जो होता है ना, अमाइलेज की सिंथेसिस को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से माल्टिंग का प्रोसेस बढ़ जाता है। ये अलग सवाल है भाई, इसको याद रख लेना, बढ़िया है, मैंने बता दिया, ठीक है। इसलिए माल्टिंग का प्रोसेस तेज हो जाता है। फिर लिखा है शुगर कैन स्टोर कार्बोहाइड्रेट एंड शुगर इन देयर स्टेम, तो अगर आपको गन्ने की लंबाई बढ़ानी हो, मान लो आपको खेत में अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी, तो भाई छिड़क दो अपना जिब्रेलिक एसिड, गन्ने की लंबाई बढ़ जाएगी, इंटरनोड बढ़ जाएगी ना, तो गन्ना ज़्यादा होगा, पैदावार ज़्यादा हो जाएगी। तो लिखा है स्प्रिंग शुगर कैन क्रॉप विद जिब्रेलिन्स एंड इंक्रीज द लेंथ ऑफ द स्टेम, दस इंक्रीजिंग द यील्ड बाई मच एंड 20 टन पर एकड़। स्प्रिंग जुवेनाइल कॉनिफर विद GA हेस्टन्स द मेच्योरिटी पीरियड, ये भी मार्क करो, मतलब ये मेच्योरिटी पीरियड को बढ़ा देता है, एंड दस लीडिंग टू अर्ली सीड प्रोडक्शन, सीड जल्दी आ जाते हैं। जिब्रेलिक एसिड प्रोमोट बोल्टिंग, भाई बोल्टिंग देख लो क्या है, पता क्या है, आपकी फूल मतलब गोभी है, मान लो गोभी का फूल ये देखा होगा, तो गोभी जो होती है ना बाबू, ये सारे फूल ना ऐसे होते हैं, 1 2 3 4 5 6 इस तरह निकले होते हैं छोटे छोटे, और सारा का सारा इन्फ्लोरेसेंस ना एक ही जगह होता है, मतलब सारे फूल एक जगह होते हैं, तो पूरा एक फूल नहीं होता गोभी का ना, पूरा इन्फ्लोरेसेंस होता है। अगर आप इस पर जिब्रेलिक एसिड छिड़क दोगे ना फूल बनने से पहले, तो ना पता क्या होगा, इसकी ना इंटरनोड की लंबाई बढ़ जाएगी, तो अलग अलग गोभी का फूल ऐसे आएगा एक एक ऐसे, तो इसे कहते हैं बोल्टिंग। क्या कहते हैं, बोल्टिंग, याद कर लेना। यहाँ लिखा है कि जिब्रेलिन ऑल्सो प्रमोट बोल्टिंग इन इंटरनोड इलोंगेशन जस्ट प्रायर टू फ्लावरिंग, ये सवाल है, फ्लावरिंग से पहले छिड़कना, बाद में नहीं। बीट में, कैबेज में एंड मैनी प्लांट ऑफ रोजेट हैबिट, इनमें, तो ये मार्क कर लेना। नेक्स्ट है साइटोकाइनिन, दे आर द सेल डिवीजन प्रोमोटिंग हॉर्मोन्स, इनका मुख्य कार्य है। एंड साइटोकाइनिन हैव स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट साइटोकाइनेसिस एंड वर डिस्कवर्ड एज काइनेटिन, डिस्कवर्ड जब हुए थे तो काइनेटिन के रूप में हुए थे, और जो काइनेटिन है वो एडेनिन की फॉर्म है, ध्यान रखना भाई, ये सवाल है। फ्रॉम द ऑटोक्लेव्ड हेरिंग स्पम DNA, ये सवाल है कहाँ से, हेरिंग स्पम मतलब फिश होती है, यहाँ से निकला था। एंड काइनेटिन डज नॉट अकर नेचुरल इन प्लांट, सर्च और नेचुरल सब्सटेंस लाइक साइटोकाइनिन लाइक एक्टिविटी लेड टू द डिस्कवरी ऑफ द जियाटिन, जियाटिन मेज प्लांट से निकला था एंड कोकोनट मिल्क से इन्हें मिला, जो कि साइटोकाइनिन ही एक्चुअली नेचुरली अकरिंग साइटोकाइनिन जियाटिन है, जो कहाँ से मिला था, कॉर्न कर्नल्स और कोकोनट मिल्क से।
Since the discovery of zeatin, several naturally occurring cytokinin and some synthetic compound with cell division promoting activity have been identified. यहाँ से इसके 4 फंक्शन लिखे हैं, मार्क कर लो. Natural cytokinin are synthesized in the region where rapid cell division occur. For example, root apices, सवाल है रूट के टिप पर बनते हैं. Developing in the shoot buds, वहाँ बनते हैं. Young fruits यहाँ बनते हैं. And in the help in produce new leaves, ये सवाल है. नई पत्तियाँ बनाने में मदद करते हैं. क्लोरोप्लास्ट पत्तियों बनाते हैं. लेटरल शूट ग्रो, ये है भाई तगड़ा सवाल. ये अगर आपको कैलस में, मैं बता रहा हूँ कैलस में, टिश्यू कल्चर में अगर आपको बनवाना है शूट, तो ये सवाल है. लेटरल शूट ग्रोथ एंड एडवेंटिशियस शूट फॉर्मेशन ये करता है. एडवेंटिशियस शूट फॉर्मेशन का मतलब है कहीं से शूट बनवाना हो तो ये हो गया क्या, टिश्यू कल्चर. और लेटरल निकलवाना हो तो भी. अगर आपको एपिकल डोमिनेंस को ओवरकम करना है तो साइटोकिनिन डाल दो, सीधा सीधा एपिकल डोमिनेंस ओवरकम हो जाएगी. एंड साइटोकिनिन्स हेल्प इन ओवरकम द एपिकल डोमिनेंस. दे प्रमोट द न्यूट्रिएंट मेटाबॉलिज्म विच हेल्प इन द डिले ऑफ लीफ सेनेंस. तो भैया ये लाइन मार्क कर लो. ये क्या करता है, न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन को बढ़ा देता है, जिससे कि लीफ की सेनेसेंस कम हो जाती है, डिले हो जाती है, मतलब लेट अब मरेगी वो. ठीक है, इसे कहते हैं रिचमंड लैंग इफेक्ट. तो ये लाइन मार्क कर लेना. नेक्स्ट एंड हिथाइलिन, द वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन. 16 बताया इन्होंने काम इसके, यहाँ पे देख लेना, टफ है बहुत. फिर लिखा इथाइलिन इज अ सिंपल गैसेस पीजीआर इज सिंथेसाइज्ड इन लार्ज अमाउंट. ये भी सवाल है. एंड द टिश्यू अंडरगोइंग साइनेसेंस, जहाँ मर रहे हैं टिश्यू वहाँ पर. रैपनिंग फ्रूट भी एक्चुअली मर ही रहा है, तो वो साइनेसेंस ही हो रही है. इन्फ्लुएंस ऑफ द इथाइलिन ऑफ द प्लांट इंक्लूड, ये मार्क करो, ट्रिपल रिस्पॉन्स है ये. हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग, एक ही सवाल में आएंगे तीनों. स्वेलिंग ऑफ द एक्सिस एंड एपिकल हुक फॉर्मेशन, ये तीनों एक ही सवाल में आएंगे, ध्यान रखना. हॉरिजॉन्टल ग्रोथ होती है सीडलिंग की, फिर स्वेलिंग करती है, फिर वो घूम के बाहर निकल जाता है. तो ये तीनों याद रखना. डाइकोट में, मोनोकोट में ना लगा देना इसको, कभी मोनोकोट में लगा दो. ठीक है, आंखें खोल लेना. आगे लिखा है इथाइलिन प्रमोट द सेनेसेंस एंड एब्सिजन प्लांट ऑर्गन, स्पेशली किस किस में, लीफ में और फ्लावर में. मतलब ये इनको एब्सिजन कराता है, सेनेसेंस कराता है. इंपॉर्टेंट है भी सवाल. इथाइलिन जो है वो फ्रूट राइपनिंग कराता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है. इट एनहेंस द रेस्पिरेशन, ये भी सवाल है कि ये रेस्पिरेशन बढ़ा देता है ड्यूरिंग द राइपनिंग ऑफ फ्रूट, इसे कहते हैं रेस्पिरेटरी क्लाइमेक्ट्रिक. और ये सवाल है कि ये क्लाइमेक्ट्रिक फ्रूट्स होते हैं जिनमें ऐसा होता है. फिर लिखा है इथाइलिन ब्रेक सीड एंड बड डोरमेंसी. सवाल है भाई, सवाल पे सवाल है. इथाइलिन जो है वो सीड और बड डोरमेंसी को ब्रेक करता है. एक सवाल ये है अगर स्टेटमेंट आए तो. इथाइलिन जर्मिनेशन स्टार्ट कर देता है पीनट सीड में, दूसरा सवाल. स्प्राउटिंग ऑफ पोटैटो ट्यूबर कर देता है, तीसरा सवाल. इथाइलिन प्रमोट रैपिड इंटरनोड पेटियोल इलोंगेशन, ये टफ हो जाता है. ये एक्वाटिक प्लांट में इंटरनोड बढ़ाता है, जिबरेलिक एसिड जमीन वालों में बढ़ाता है. तो ये ध्यान रखना कि इथाइलिन जो है वो पानी वालों में, एक्वाटिक मतलब डी वाटराइज प्लांट है उसमें अगर आपको पत्तियों को बाहर लाना है पानी से निकाल करके, तो वो वहाँ पर ये काम करता है. इट हेल्प लीव टू अपर पार्ट ऑफ शूट रिमेन अबव वाटर. इथाइलिन ऑल्सो प्रमोट रूट ग्रोथ, ये सवाल है फिर से. रूट ग्रोथ कराता है, रूट हेयर फॉर्मेशन कराता है, रूट नहीं बनाता, ध्यान रखना. कभी कहो रूट बनाता है, रूट ग्रोथ कराता है, रूट हेयर फॉर्मेशन कराता है, रूट नहीं बनाता. एंड दस हेल्पिंग द प्लांट टू इंक्रीज एब्जॉर्प्शन सरफेस. फिर लिखा है आगे इथाइलिन यूज टू इनिशिएट फ्लावरिंग एंड सिंक्रोनाइजिंग फ्रूट सेट. देखो ऑक्सीजन भी कराता है ना फ्लावरिंग पाइनएप्पल में, पर ये फ्रूट सेट भी कराता है. तो ये फ्रूट सेट पूछा तो इथाइलिन लगाना है, ध्यान देख लेना. ठीक है. मैंगो में फ्लावरिंग कराता है, अलग सवाल है. बहुत सारी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस कंट्रोल करता है. मोस्ट वाइडली यूज पीजीआर पूछा गया तो यही है एग्रीकल्चर में. मोस्ट वाइडली यूज कंपाउंड है सोर्स ऑफ इथाइलिन, इथेफोन के नाम से बाजार में मिलता है. एक्वस सॉल्यूशन बनाओ इथेफोन का, घोल के प्लांट में डाल दो, प्लांट में इथाइलिन चली जाएगी. ठीक है. इथेफोन हैस्टन द फ्रूट राइपिंग, इथेफोन इथाइलिन है, वो क्या करेगा, फ्रूट राइपनिंग बढ़ा देगा टोमेटो में एंड एप्पल में. इसे मार्क करो, लाइन को, पूरी लाइन आएगी नीट में लिखी हुई. सारा जो मार्क किया ये आएगा पेपर, मार्क कर लो. एंड एक्सीलेट द एब्सिजन इन फ्लावर एंड फ्रूट, फ्रूट और फ्लावर में एब्सिजन को बढ़ाता है. थिनिंग ऑफ कॉटन कराता है, चेरी और वॉलनट इनको थिन कराता है. इट प्रमोट द फीमेल फ्लावर, ये तगड़ा सवाल है. ये फीमेल फ्लावरिंग बढ़ाता है. जैसे कि आपको कुकुम्बर तो भाई खीरा है, दैट इज़ ए फ्रूट, पेपो फ्रूट है कुकुम्बर. अगर आपको मान लो फ्रूट बढ़ाने हैं, अगर आपको फ्रूट बढ़ाने हैं तो आप क्या डाल लो, इथाइलिन डाल दो और फीमेल फीमेल फ्लावर बढ़ेंगे. जितने फीमेल फ्लावर बढ़ेंगे उतना ज़्यादा फ्रूट बढ़ेगा. सिंपल ओवरी है ना उनके पास, ये वाली बात है. फिर एब्सिसिक एसिड एंड द लास्ट वन, दैट इज द, एज मेंशन्ड अर्लियर, द एब्सिसिक एसिड वाज डिस्कवर्ड ए रोल इन द रेगुलेटिंग एब्सिसन एंड डोरमेंसी. But like other PGR, it also has other widening effect on plant growth and development. It acts as a general plant growth inhibitor and an inhibitor of plant metabolism. तो ये सवाल है पहला इसका. Inhibitor of plant metabolism कौन है? एब्सिसिक एसिड.
ABA इनहिबिट सीड जर्मिनेशन। तो ये ABA क्या करता है भाई, सीड जर्मिनेशन को रोकता है। ये एक्चुअली ये डोरमेंसी इंड्यूस करता है कि भाई सीड को कहता है पड़ा रहे भाई, ख़राब ना हो जाइए, पानी नहीं है ना अभी, पानी मिलेगा तो मैं हट जाऊंगा। तो ये ध्यान रखना कि जब इसको सीड को पानी मिलता है तो जिब्रेलिक एसिड का काम शुरू होता है, मतलब जिब्रेलिक एसिड इसके उल्टा काम करता है, ये रोकता है जर्मिनेशन और वो बढ़ाता है। ABA स्टिमुलेट द क्लोजर ऑफ स्टोमेटा। ABA क्या करता है, स्टोमेटा क्लोज कर देता है जब पानी की कमी होती है प्लांट के अंदर, ठीक है, स्ट्रेस के दौरान। तो ये स्ट्रेस हार्मोन हुआ, देयरफॉर इट इज कॉल्ड द स्ट्रेस हार्मोन। ये बहुत तगड़ा सवाल है, ध्यान रखना। और ABA स्टॉप करता है, स्टोमेटा को बंद करता है, याद रखना है। ABA प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन सीड डेवलपमेंट, मैचुरेशन, डोरमेंसी। ए बाय इंड्यूसिंग डोरमेंसी, तो ये पता लग गया क्या इंड्यूस करता है, डोरमेंसी। ABA हेल्प टू सीड विद स्टैंड विद अदर फैक्टर अनफेवरेबल फॉर द ग्रोथ। मतलब सीड को ही अगर आप डब्बे में बंद के रखे होगे तो ये वहाँ पर उसको रोक के रखेगा, ख़राब नहीं होने देगा एम्ब्रियो को। ABA एक्ट एज एंटागोनिस्ट टू GA, ये लाइन है, मतलब याद रखना कि जो GA काम करता है उसके उल्टा काम करता है। तो मैंने बता दिया GA सीड जर्मिनेशन कराता है जबकि ये रोकता है। और यही सवाल है, अगर आया तो ध्यान रखना, जिब्रेलिक एसिड सीड जर्मिनेशन रोकता कराता है और ये रोकता है। वी मे समराइज दैट फॉर एनी एंड एवरी फेज ऑफ द ग्रोथ, डिफरेंशिएशन एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट, वन ऑफ द अदर PGR has some role to play. Such roles could be complementary to antagonistic, these could be individualistic और synergistic, मतलब या तो सारे रोल जुड़ के करते हैं सारे हार्मोन या फिर अकेला भी करता है। सिमिलरली देयर आर नंबर ऑफ इवेंट इन द लाइफ ऑफ द प्लांट वेयर मोर देन वन PGR इंटरेक्ट टू अफेक्ट द इवेंट, जैसे डोरमेंसी, बर्ड एब्सिसेंस, सेनेसेंस, एपिकल डोमिनेंस। मतलब ये अकेले काम नहीं, सारे मिलकर करते हैं। Remember, the role of PGR is only one kind of intrinsic control along with the genomic control. Extrinsic factors, they play an important role in the growth of the plant and development. Many of the extrinsic factors such as temperature and light and control the plant growth development via PGR. Some of the such event could be vernalization, या पढ़ाया नहीं गया है। वर्नलाइजेशन का सवाल ऑप्शन में लगा देना। चिलिंग ट्रीटमेंट है, एक ऑप्शन मार्क कर देना, आएगा तो कर देना। चिलिंग ट्रीटमेंट आता है हमेशा, कोल्ड ट्रीटमेंट, चिलिंग ट्रीटमेंट होगा तो वर्नलाइजेशन आंसर होगा। फ्लावरिंग, डोरमेंसी, सीड जर्मिनेशन, प्लांट मूवमेंट। We shall discuss briefly the role of light and temperature, both of them with extrinsic factor on initiation of flowering. अब यहाँ पर पहले कुछ और चीज़ें आ गई थी, अब कट गई हैं। चैप्टर यहाँ हो गया समाप्त। छोटा चैप्टर है भाई, इसमें 2 सवाल तो बनने का तय ही है, बन ही जाएंगे, ध्यान रखना 2 सवाल तो बन ही जाएंगे। इंपॉर्टेंट चैप्टर है काफ़ी ज़्यादा। और इसके बाद हम फोटोसिंथेसिस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, कल कराने वाले नेक्स्ट वीडियो में। उसके बाद रेस्पिरेशन, फिर फोटो प्लांट फिजियोलॉजी खत्म हो जाएगी। इसके बाद हम ह्यूमन फिजियोलॉजी के जो 6 चैप्टर हैं उनको कवर करेंगे। साथ ही साथ आपको अब इस चैनल पर खूब सारा सामान मिलेगा। अब ऐसा ना सोचना मिलेगा नहीं, मैं ऐसे बोल नहीं रहा हूँ। तो लगातार आप बस चैनल पर बने रहना, ये वीडियोस आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगी ज़रूर, अगर आप देख रहे हो तो। थैंक यू सो मच पूरी देखने के लिए। टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।